निर्देश भी दिए। कुछ वैसा ही जीवन चरित्र श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का आपको बड़ा सीधा सीधा से कोरिलेट करने का आपको अवसर मिल रहा है आज के इस पावन अवसर पर। मां महिम कह रहे थे कि बहुत से देशों ने इस कार्यक्रम को, योग को अंतर्भूत करने का प्रयास किया और वो लोग इस बात को मानते हैं कि योग इज द बेस्ट गिफ्ट विच इंडिया हैज गिवन टू द वर्ल्ड। परंतु उस जो गिफ्ट को आज पूरे विश्व तक पहुंचने की बात तो सबको समझ में आती है, परंतु उसका वातावरण किसने तैयार किया, उसके पीछे का जो पुरुषार्थ है, महर्षि पतंजलि की उस धरोहर को जन सामान्य तक पहुंचाने का, पूरे विश्व तक पहुंचाने का जो कार्य है, राज्यपाल महोदय ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और राष्ट्रपति महोदय ने एक स्वर में इस बात को माना कि योग को संपूर्ण विश्व तक पहुंचाने का कार्य परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री और पतंजलि योगपीठ ने किया है। वो योग जो कंदराओं में, गुफाओं में कहीं लुका और छिपा हुआ था, राष्ट्रपति महोदय ने बहुत अच्छे से इस बात को परिभाषित किया कि योग की लोकप्रियता बढ़ाने में जहां परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का विशेष योगदान है, वहां योग की परिभाषा बदलने में एक बहुत बड़ा योगदान श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का है। योग तपस्या के रूप में लोग स्वीकार किया करते थे कि केवल ब्रह्मचारियों को, तपस्वियों को, सन्यासियों को ही योग करना चाहिए, परंतु आम जनमानस योग कर सकता है। अपने शारीरिक आदि और व्याधि से मुक्त होकर समाधि तक की यात्रा कर सकता है योग के माध्यम से। ये बिल्कुल नया विषय था और आज योग जीवन पद्धति बन गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब माननीय राष्ट्रपति जी ने इस बात को कहा कि लोग चलते फिरते हुए जब देखते हैं हम उन्हें कि वह रेलवे के वेटिंग रूम में बैठे हैं, एयरपोर्ट के लॉन्च में बैठे हैं, वहां अनुलोम विलोम कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, ये आज परिचय हो गया है। अर्थात योग एक जन आंदोलन के रूप में जन जन तक समाहित हुआ है, उनके जीवन में समाहित हुआ है और लोगों ने इसको स्वीकार ही किया है। क्यों? क्योंकि यह हमारे पंचकोश की जहां शुद्धि ही नहीं करता, वहां में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ, चिंतनशील और परिपूर्ण बनाता है। योग के इस विहंगात्मक दर्शन करवाते हुए, महर्षि पतंजलि की चर्चा करते हुए माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा, अथ योग अनुशासनम का ये 3000 वर्ष पूर्व गुंजायमान नारा आज लोगों के जीवन के साथ जुड़ गया है। इसकी देन पतंजलि योगपीठ है, पतंजलि विश्वविद्यालय है। उन्होंने जिस प्रकार पतंजलि संस्थान की प्रशंसा की और ये कहा कि नॉलेज सुपर पावर बनने में पतंजलि योगपीठ अपना अहर्निश योगदान देने का कार्य जो कर रहा है, उसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। मुझे लगता है इसे हमें अंडरलाइन करना चाहिए कि आने वाला जो समय है, जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि आने वाला समय, आप तो केवल ये पतंजलि विश्वविद्यालय देख रहे हैं, ये दीक्षांत समारोह देख रहे हैं। ये दीक्षांत समारोह तो एक संकल्प दिवस है और वह संकल्प दिवस ये है कि हमें विश्व विजय के प्रोधा जो आज तैयार हुए हैं, जिनकी आज परिकल्पना आपने देखी है, ये संपूर्ण विश्व में जाकर मां भारती का गौरव गान करने वाले हैं, भारतीय संस्कृति का गौरव गान करने वाले हैं, भारत की ऋषि परंपरा के प्रतिनिधि बनकर मां भारती का भाल चमकाने का ये काम करें, ऐसा विचार लेकर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आगे बढ़ रहे हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जब पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे तो मुझे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के थॉट प्रोसेस का दिग्दर्शन हो रहा था और पूरी दुनिया को हो रहा था पतंजलि के आने वाले कंसेप्ट थॉट का, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो बात कहते हैं उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी रचना होती है, बहुत बड़ा थॉट होता है, बहुत कार्य योजना के साथ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कोई बात कहते हैं। अभी आने वाले कुछ समय में यहाँ सामने कुछ चित्र दिखाए जा रहे हैं महामहिम महोदय, राष्ट्रपति महोदय, जो आगे ग्लोबल पतंजलि यूनिवर्सिटी बनने वाली है। वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होगी जहाँ 1 लाख से अधिक छात्र सभी विषयों में, चाहे वो मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, मैनेजमेंट है, लोग क्षेत्रों में एक गौरव हासिल करेंगे। और जैसे पहले भारत में
पूरी दुनिया के लोग नालंदा तक्षशिला आदि का हम नाम सुना करते हैं, लेकिन अब उन नालंदा और तक्षशिला का नवाचार और नव अवतार पतंजलि की ओर से प्रस्तुत होगा। आपकी जानकारी के लिए, हरियाणा के फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव के आसपास के क्षेत्र में लगभग 2000 एकड़ भूमि पर यह यूनिवर्सिटी की योजना अपना मूर्त रूप देने के लिए आतुर है। यह यूनिवर्सिटी कैसी होगी, यह परिकल्पना का ही विषय है, परंतु श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कल हल्का सा संकेत करते हुए बताया कि कमल के फूल जैसे जो इसके दल होते हैं, जो उसके आकार लेते हुए दिखाई देते हैं, कि जो कमल दल हैं वो उस प्रकार से एक एक हमारा यूनिट बनेगा, और उस यूनिट में नाम केवल मात्र योग, आयुर्वेद, वैदिक शिक्षक ऐसे ही लोग तैयार ही नहीं होंगे। यहां पर आधुनिक ज्ञान का और विज्ञान का भी संगम आपको देखने को मिलेगा, जहां भारतीय प्राचीन पुरातन विज्ञान नवीन अनुसंधान के साथ नवीन विज्ञान को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इट विल बी ए ब्लेंड एजुकेशन सिस्टम। संपूर्ण विश्व से 1 लाख विद्यार्थी वहां पर आके पढ़े। इस विचारधारा को लेकर परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने यह परिकल्पना रखी है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री के इस पुनीत विचार को हम प्रणाम करते हैं, इस संकल्प को नमन करते हैं। ये एक बहुत बड़ी अवधारणा है। भारत सुपर पावर कैसे बनेगा, और इस सुपर पावर को भारत की इकोनॉमी पावर बनना पड़ेगा, क्योंकि पतंजलि योगपीठ स्वदेशी में तो कार्य कर ही रहा था, एक कॉर्पोरेट हाउस के रूप में भी कार्य कर रहा था, उद्यमशीलता के रूप में भी काम कर रहा था। भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना, इस लक्ष्य को लेकर भी परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कार्य कर रहे थे। उद्यमशील बनाकर परमार्थी, पुरुषार्थी हमारे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाकर 10 लाख ऐसे परिवारजनों को पतंजलि योगपीठ ने अपने के साथ जोड़ा है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जहां योग और आयुर्वेद की बात की है, शिक्षा की, वैदिक शिक्षा की बात की है, वहां कृषि के क्षेत्र में भी एक अभिनव क्रांति पतंजलि योगपीठ के माध्यम से हो रही है, और बहुत धीरे से हो रही है, जिसकी कल्पना आपको और शायद मुझे भी पूरी नहीं है। गौ आधारित कुदरती खेती से लेकर भारत की बीज कैसे हो, भारत के जो प्राचीन बीज हैं उनका संरक्षण कैसे हो, भारत के केवल मात्र अच्छे संस्कारों की रक्षा ना हो, भारत की नस्ल की भी अच्छी रक्षा हो, भारत की गाय की नस्ल अच्छी हो, उसकी भी चिंता की जा रही है। और भारत के गेहूं के, बाजरे के, चावल के, इनके बीज भी अच्छे हों, उनको भी संरक्षित किया जा रहा है, उनको रोपा भी जा रहा है, और उन पर लगातार अनुसंधान का कार्य भी हो रहा है। अब हम बात करें, यदि कृषि के साथ साथ एक बड़ा अनुसंधान का विषय था पशु चिकित्सा। पशु चिकित्सा और कृषि, इस पर अनुसंधान का बहुत बड़ा कार्य अभी पेंडिंग है। अब बात आती है कि क्या हमारे यहाँ पर एमबीबीएस डॉक्टर्स भी होंगे क्या? हाँ, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कल जैसे चर्चा की, मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने इस बात को बार बार दोहराया कि हम आने वाले समय में मॉडर्न मेडिकल पैथी को साथ लेकर सर्जिकल जो हमारा थॉट प्रोसेस है, वर्ल्ड का थॉट प्रोसेस है, उसको समझते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और एक समन्वय के साथ आगे बढ़ने की बात करेंगे। और ये बहुत बड़ा एक इंडिकेशन था आने वाली चिकित्सा पद्धति को लेकर। मैं आप सबको संकेत करना चाहता हूं कि आने वाला जो कालखंड है वो कोलैबोरेशन का कालखंड है। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े उद्योग मिलकर कोलैबोरेटिव प्रयास करके आगे बढ़ रहे हैं। मैं अभी केवल मात्र यदि टेलीकॉम की बात करूं तो टेलीकॉम में लगातार मर्जर हो रहा है। आपने देखा होगा आइडिया, जियो, एयरटेल, इस सब के बीच में जो दौड़ लगी हुई थी, उसमें आपने देखा होगा बहुत सी चीजें मर्ज हो रही हैं, आपस में मर्ज होकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि संभावना ही नहीं, अकेले खड़े होकर कार्य करने की संभावना बहुत कम है, बहुत ज्यादा प्रेशर है और बहुत ज्यादा स्पर्धा भी है। ऐसा ही आने वाला जो कालखंड है वो इंटीग्रेटिव मेडिसिन का कालखंड है, जहां इंटीग्रेशन की बात होगी, जहां केवल योग, केवल आयुर्वेद की बात या केवल पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति की बात ही नहीं होगी। सब पद्धतियां मिलकर किस प्रकार रोगी के हित के लिए काम कर पाए, उस पर चिंतन होगा, और ये एक सुखद कालखंड का अनुभव होगा। इसके साथ साथ लॉ, लीगल सिस्टम पर, जुडिशरी सिस्टम कैसा हो, उसको लेकर जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का चिंतन है वो भी कल मुझे देखने को मिला।
हम बात क्या करते थे कि भारत को यदि अच्छा भारत बनाना है तो भारत का जो न्याय तंत्र है वह बहुत सजग होना चाहिए, और उस न्याय तंत्र में जो जो खामियां हैं उसको हम कैसे समय के साथ ठीक करें। तो हम सबसे पहली आवश्यकता है कि अच्छे अधिवक्ता तैयार करें, लॉ की एक प्रॉपर एजुकेशन हो, और जो हमारे न्याय दर्शन जैसे हमारे शास्त्र हैं और वर्तमान कालखंड के जो हमारे संविधान परक जो हमारे शास्त्र हैं उनको लेकर हम कैसे एक समन्वय के साथ आगे बढ़ सकते हैं, उसको चिंता करते हुए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने बात रखी कि वैदिक शिक्षा, आयुर्वेद की शिक्षा की बात तो की ही जाएगी, उसके साथ साथ बात आती है कि लॉ ग्रेजुएट तैयार किए जाएंगे, मेडिकल ग्रेजुएट तैयार किए जाएंगे, इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट तैयार किए जाएंगे, कंप्यूटर की एक विशेष शिक्षा का क्षेत्र होगा, और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि शल्य चिकित्सा, सर्जरी की भी एक विशेष विधा यहाँ पर पतंजलि विश्वविद्यालय में सिखाई जाएगी। तो पतंजलि विश्वविद्यालय एक नॉलेज का हब बनने वाला है। मुझे लगता है कि संपूर्ण विश्व के विद्यार्थी आतुर होंगे ये जानने को कि विश्वविद्यालय कब खुलने वाला है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने संकेत किया है कि आने वाले 5 वर्षों में भारतीय शिक्षा बोर्ड जो कि बनकर तैयार है और अपनी क्रियाशीलता के लिए आतुर है, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा, और दोनों ही क्षेत्रों के साथ, दोनों ही पंखों के साथ उड़ान करते हुए भारतीय मनीषा आगे बढ़ेगी, भारतीय संस्कृति आगे बढ़ेगी, भारत का ये शोध ज्ञान विज्ञान का तंत्र आगे बढ़ेगा, और भारत संपूर्ण विश्व के विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए, उन्हें आमंत्रित करने के लिए तैयार होगा। और इस दीक्षांत समारोह में जब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बहुत खुलकर बोल रहे थे, बहुत ऊर्जा और ओजस्विता और तेजस्विता के साथ अपनी बात रख रहे थे, दिव्य और भव्य भारत के परिकल्पना की बात रख रहे थे, तो उन्होंने बहुत बहुत दृढ़ता के साथ इस बात को कहा, तो हमें संपूर्ण विश्व को योग में बनाना है। यह मुझे लगता है कि ये विशेष लक्ष्य था जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की इस पूरी वार्ता में स्पष्ट दिखाई दिया कि पूरे भारत को ही स्वस्थ और समृद्ध बनाना ही नहीं, संपूर्ण विश्व की चिंता श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने की। और ये कहा कि हमारे जो विद्यार्थी हैं इन्हें केवल भारत में ही कार्य करने के लिए तत्पर नहीं रहना, अपितु इन्हें विश्व नागरिक बनने के लिए अपने आप को तैयार करना है, वर्ल्ड सिटीजन के रूप में तैयार करना है। दोस्तों मित्रों, आप सब लोग जानते हैं कि नदी के किनारे ही मानव सभ्यता जन्म लिया करती है। जितनी भी मानव सभ्यताएं आपने देखी होंगी, सभ्यता मानव जो भी हैं वो नदी के किनारे आके, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता ले लें, मोहनजोदाड़ो की ले लें, चाहे अन्य ग्रीस की ले लें, चीन की ले लें, वो सभी सभ्यताओं ने एक नदी के किनारे आकर अपनी शुरुआत की। परंतु उससे बड़ा सत्य यह है कि ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के साथ उस मानव समाज ने अपनी पहचान स्थापित की, अपने क्षेत्र को गौरवान्वित किया। अपने पूर्वजों के जो ज्ञान है उनको आप सामान्य नहीं समझिए, बहुत संघर्ष के बाद वह ज्ञान पनपता है, वह विज्ञान पनपता है, वह अनुसंधान आकार लेता है। दोस्तों मित्रों, राष्ट्रपति जी इस बात को बहुत गंभीरता से कह रहे थे कि 18वीं शताब्दी तक भारत विश्व की अर्थव्यवस्था का 1/4 हिस्से का साझीदार था, अर्थात पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी 25% तक थी, जो आज सिमटकर मात्र कुछ प्रतिशत रह गई है। भारत की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ी, ज्ञान आगे बढ़ेगा, और मुझे माननीय नितिन गडकरी जी के ये शब्द बहुत अच्छे से याद आते हैं, और वो बहुत गंभीरता से इस बात को कहते हैं कि जो हमारा एजुकेशन है, जो नॉलेज है, उसे इकोनॉमी में कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए। और ये बात इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि तब गुरुकुलों पर आधारित हमारी शिक्षा पद्धति थी, हम अपने पूर्वजों के ज्ञान विज्ञान पर गौरव किया करते थे, तब भारत की जो वैश्विक समुदाय में भागीदारी थी, अर्थव्यवस्था में भागीदारी थी, वो बहुत बड़ी थी, और आज कम है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि हमने अपनी गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को छोड़ा है, भारतीय ज्ञान मनीषा को छोड़ा है, अपने पूर्वजों के ज्ञान पर अभिमान करना, स्वाभिमान करना छोड़ा है। आइए आज भाई राजीव दीक्षित जी को नमन करते हुए
स्वदेशी के स्पृधा को नमन करते हुए, स्वदेशी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हुए हम आगे बढ़ें और माँ भारती का गौरव गान करने का संकल्प लें। इस पावन दिवस को, जो दीक्षांत समारोह था, उसको श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने संकल्प दिवस का नाम दिया है। हम अपने भारतीय ज्ञान विज्ञान पर भारत के स्वाभिमान को पुनः जागृत करें और उसको आधार बनाते हुए विश्व विजय के लिए अग्रसर हो जाएं। ऐसा संकल्प लेते हुए हम सब कार्यकर्ता आगे बढ़ें। भाई राजीव दीक्षित को नमन करते हुए, आज राजीव दीक्षित भवन में बैठते हुए मैं ये बात को रेखांकित करना चाहता हूं, भारत स्वाभिमान के प्रत्येक कार्यकर्ता के जनमानस में इस बात को बिठाना चाहता हूं कि हमें योग को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प तो लेना ही है, परंतु भारत की जो मनीषा है, भारत की जो संस्कृति है, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान है, अपने पूर्वजों का जो अनुसंधान है, उसको आधारभूत बनाकर उसका गहन अध्ययन करना है और उसके सार तत्व को निकालकर हमें आगे बढ़ना है। देखिए, जो पुरातन विज्ञान है उसको नवीन भाषा के साथ आजकल की भाषा के अनुरूप उसको ढालना, उस पर अनुसंधान करना, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, ये कहने में बहुत छोटा लगता है, बहुत बड़ा कार्य है साहब। पहले तो उस विज्ञान को समझने वाले लोग ही कम मिलेंगे, क्योंकि वो विज्ञान मूलतः अनेक लिपियों में है, परंतु उसमें बहुत बड़ा अंश जो है वो संस्कृत भाषा में है, अनेक लिपियों में है। उन सब लिपियों को रेखांकित करना, उनको डालना, तमिल की भाषा में बहुत सा विषय है, मराठी भाषा में बहुत विषय है, परंतु वो अभी 300-400-500 वर्षों का होगा, 1000 वर्ष का होगा, परंतु उससे पहले संस्कृत भाषा का ही मूल आपको साहित्य मिलेगा। तो संस्कृत भाषा के विद्वान, अच्छे विद्वान होना, ये कार्य पतंजलि योगपीठ कर रहा है। तब जाके हम उस हमारी प्राचीन सनातन वैदिक संस्कृति के जो मूल तत्व हैं उन्हें समझ पाएंगे, उनका आकलन कर पाएंगे, उनका अनुसंधान कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। सपना लेना बहुत सरल है साहब, उसको उकेरना, उसको धरती पर लागू करना और उसके अनुरूप पूरे जनमानस को तैयार करना, ये बहुत कठिन है। ये बात निश्चित है कि स्वदेशी का सपना महात्मा गांधी जी से लेकर विनोबा भावे जी से लेकर पंडित मदन मोहन मालवीय जी से लेकर बहुत से हमारे राष्ट्रभक्तों ने देखा, उसको आगे बढ़ाया और उसको स्वर देने का काम आदरणीय भाई राजीव दीक्षित जी ने भी किया, परंतु उसको धरातल पर उतारने का कार्य, उस स्वप्न को जीने का कार्य, उसके लिए एक एक प्राण न्योछावर करने का कार्य परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य श्री कर रहे हैं। उनके पुरुषार्थ को मैं संपूर्ण संगठन की ओर से नमन करता हूं। वो हमारे पितृतुल्य हैं और उसी रूप से हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हुए हम सबको एक रूप में एक लक्ष्य की ओर अग्रसर करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अवसर है कि आज के इस पावन दिवस को हम संकल्प दिवस के रूप में मनाएं और राष्ट्र को नमन करते हुए माँ भारती का गौरव गान करने के लिए संपूर्ण विश्व में अपनी बात कहने के लिए तत्पर हो जाएं, अपने आप को तैयार कर लें, अपने आप को आहूत कर लें। इस स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की मूल भावना से प्रेरित इस पूर्ण चिंतन को हमें समझना होगा। इस संपूर्ण चिंतन को समझते हुए आत्म स्वाभिमान के साथ भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता आगे बढ़ें और स्वदेशी से स्वरोजगार का यह लक्ष्य हम पूरा कर पाएं। भारतीय स्वतंत्रता के इस 75वें वर्ष में आइए हम अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर पर संकल्प लें कि हम स्वदेशी आधारित रोजगार को अग्रसर करेंगे, एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे, योग आधारित व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को पूरा करेंगे और इस सब के लिए भारत स्वाभिमान के हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन सेवा के लिए अपने आप को आहूत करें। ऐसा संकल्प लेते हुए हम आगे बढ़ें। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। ओम शांतिश शांतिश शांति।